हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ अनदर न्यू टॉपिक, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आपको ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है सैम, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। तो फर्स्टली हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, जिसमें हम फर्स्टली देखेंगे माल न्यूट्रिशन क्या होता है। माल न्यूट्रिशन क्या होता है? एक्सेस और इम्बैलेंस इनटेक ऑफ एनर्जी, जिसमें क्या होता है, एक्सेस भी होता है और डेफिशिएंसी भी होती है एनर्जी की एंड न्यूट्रिएंट्स की। तो उस कंडीशन को हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, माल न्यूट्रिशन में दो चीज़ें होती है, एक्सेस एंड डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें दो कंडीशन हमें दिखाई देती है, अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है? जिसमें क्या होता है कि न्यूट्रिशन प्रॉपरली नहीं है, डेफिशिएंसी है न्यूट्रिएंट्स की, एनर्जी की। एंड ओवर न्यूट्रिएंट जैसे ओबेसिटी, ठीक है, जिसमें क्या है कि एक्सेस है किसका? न्यूट्रिएंट्स का। हमारा आज का टॉपिक ही है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, जिसे सैम कहते हैं। सैम का दूंगा अकॉर्डिंग टू WHO एंड यूनिसेफ 6 मंथ टू 60 मंथ, 6 मंथ टू 5 ईयर के जो चिल्ड्रन होते हैं, उसमें हम कैसे क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे कि बच्चा क्या है, सैम में है। वेट फॉर हाइट अगर क्या है, -3 स्टैंडर्ड डेविएशन अगर स्कोर है, ग्रोथ चार्ट के अकॉर्डिंग, ग्रोथ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, विजिबल सीवियर वास्टिंग हो रही है, बाईपेडल एडिमा हो रहा है, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस बिलो 11.5 सेंटीमीटर या 115 मिलीमीटर अगर हो तो वो कंडीशन सैम कहलाती है। इटियोलॉजी क्या हो सकती है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन की? क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? लैक ऑफ फूड, मतलब प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा है, इनएडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग, रॉन्ग कॉन्सेप्ट अबाउट न्यूट्रिशन, डायरिया एंड माल एब्जॉर्प्शन, इन्फेक्शन, वॉर्म्स, मीजल्स, टीबी एक्सेट्रा। ये सारे रीजंस हो सकते हैं किसके? माल न्यूट्रिशन के। तो नेक्स्ट हम देखेंगे माल न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या है। एक क्वासियोकर होता है और मरासमस होता है। तो क्वासियोकर मरासमस में क्या डिफरेंस है, किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा क्वासियोकर है और कौन सा बच्चा मरासमस है? तो फर्स्ट मतलब इनमें हम डिफरेंस देखेंगे। तो फर्स्ट जो दिख रहा है मोटा सा बच्चा, वो क्वासियोकर है, एंड सेकेंड जो थिन सा बच्चा दिख रहा है वो मरासमस है। क्वासियोकर एंड मरासमस, इसमें डिफरेंस दिया हुआ है। तो फर्स्टली हम क्वासियोकर देखते हैं। जो जो थोड़ा सा मोटा सा ओबेस बच्चा दिख रहा है वो क्वासियोकर है। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो ये जो क्वासियोकर होता है वो डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन होता है। इसमें सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। तो जो क्वासियोकर है वो क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन है। ये क्या होता है? 6 मंथ से लेकर 3 ईयर्स तक के बच्चों में देखा जाता है। इसमें सबक्यूटेनियस फैट कैसा रहता है? प्रिजर्व्ड रहता है। एडिमा भी प्रेजेंट रहता है, एंड लार्ज फैटी लीवर रहता है। और रिप्स क्या होती है? उतनी प्रोमिनेंट नहीं होती, क्योंकि बच्चा थोड़ा सा फैट सा दिखता है, इसलिए लेथार्जिक रहता है बच्चा क्वासियोकर का। मसल्स वास्टिंग भी कैसी रहती है इसकी? माइल्ड रहती है और एब्सेंट रहती है। एंड पुअर एपिटाइट रहती है क्वासियोकर वाले बच्चे की। एंड इसमें क्या होता है कि हम एडिक्वेट अमाउंट में हम अगर प्रोटीन देंगे तो कंडीशन क्या है कि इसमें बच्चे को क्या होता है कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट देखेंगे मरासमस में क्या हो रहा है कि ये है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज, मींस एनर्जी एंड प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। पर क्वासियोकर में ओनली प्रोटीन डेफिशिएंसी थी, बट मरासमस में कार्बोहाइड्रेट की भी डेफिशिएंसी हो रही है और एनर्जी की भी डेफिशिएंसी हो रही है। इसलिए क्या हो रहा है, बच्चा थिन हमें दिखाई देता है। फिर इसमें क्या होता है कि कॉमन, ये इन्फेंट्स 1 ईयर तक के बच्चों के लिए। सबक्यूटेनियस फैट क्या होता है इसमें? नॉट प्रिजर्व्ड, एडिमा नॉट प्रेजेंट, नो फैटी लीवर, रिप्स क्या होती है? बहुत वेरी प्रोमिनेंट हमें दिखाई देती है, बहुत दिखाई देती है। एंड अलर्ट रहता है, इरिटेबल रहता है। एंड मसल्स वास्टिंग इसमें सीवियर होती है, एंड बच्चे को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। अगर बच्चा मरासमस से सफ़र कर रहा है तो उसे एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट हमें प्रोवाइड करना है। तो ये डिफरेंस से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा कैसा क्वासियोकर है एंड कौन सा बच्चा मरासमस है। नेक्स्ट हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ सैम, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू WHO, 2 फेजेस होती है। फर्स्ट इज़ अ स्टेबलाइजेशन फेज एंड सेकेंड इज़ अ रिहैबिलिटेशन फेज। स्टेबलाइजेशन फेज होती है एंड रिहैबिलिटेशन फेज होती है। तो स्टेबलाइजेशन जो फेज़ है वो कितनी होती है? 2 to 7 डेज़ की होती है। एंड जो रिहैबिलिटेशन फेज़ है वो क्या है? आफ्टर 7 डेज़ होती है। ठीक है, तो 2 टाइप की फेज़ है, स्टेबलाइजेशन फेज़ एंड रिहैबिलिटेशन फेज़। जो सैम का मैनेजमेंट है उसकी मेन 10 स्टेप्स होती है। उन 10 स्टेप को फॉलो करके ही जो सैम है उसका हमें मैनेजमेंट करना होता है। तो इसमें 2 फेजेस इंक्लूड की गई है। फर्स्ट इज़ अ स्टेबलाइजेशन फेज एंड सेकेंड इज़ अ रिहैबिलिटेशन फेज। हमें 10 स्टेप मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी 10 स्टेप्स होती है। तो फर्स्टली होती है हाइपोग्लाइसीमिया, सेकेंड होती है हाइपोथर्मिया, थर्ड होती है डिहाइड्रेशन, फोर्थ होती है इलेक्ट्रोलाइट,
एंड 5th होती है इन्फेक्शन, 6 होती है माइक्रोन्यूट्रिएंट, 7 स्टेप होती है इनिशिएट फीडिंग, 8 स्टेप होती है कैचअप ग्रोथ, 9 स्टेप होती है सेंसरी स्टिमुलेशन एंड 10 स्टेप होती है प्रिपेयर फॉर फॉलोअप। तो यही मेन स्टेप्स है सैम के मैनेजमेंट की। टोटल 10 स्टेप है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और 2 फेज़ होते हैं, स्टेबलाइजेशन फेज़ एंड रिहैबिलिटेशन फेज़, जो 1 to 7 डेज तक रहता है स्टेबलाइजेशन फेज़। उसके आफ्टर दैट रिहैबिलिटेशन फेज़ हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया, ट्रीट हाइपोग्लाइसीमिया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल देखते हैं, लेस देन 54 mg/dl है। तो उस कंडीशन में फिर हमें क्या करना है, बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया है तो 50 ml का 10% हमें ग्लूकोज बच्चे को देना है, और फीड स्टार्ट करनी है F75 एवरी 2 आवर। ठीक है, फीड हमें स्टार्ट करनी है। उसको ट्रीटमेंट में क्या देना है, डेक्सट्रोज देना है 50 ml, एंड फीड स्टार्ट करनी है F75 एवरी 2 आवर्स के लिए। नेक्स्ट स्टेप ट्रीट एंड प्रिवेंट करना है हाइपोथर्मिया, सेकेंड स्टेप है, जिसमें क्या होता है लेस देन 35.5 सेंटीग्रेड या 95.5 फ़ारेनहीट अगर क्या है टेम्परेचर बिलो जा रहा है तो वो कंडीशन हाइपोथर्मिया कहलाएगी। उसमें क्या है कि बच्चे को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, वार्म क्लॉथ प्रोवाइड करके, वार्मर में रख के बच्चे को, है ना, रैपिड हमें रिवॉर्म करना है बच्चे को। तो इस तरह से हम हाइपोथर्मिया से बच्चे को प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड ट्रीट, थर्ड स्टेप है ट्रीट प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। अगर बच्चे को डिहाइड्रेशन हो रहा है, वाटरी स्टूल हो रहे हैं या डायरिया की कंडीशन हो रही है, तो हमें उसको क्या ट्रीट करना है, ORS प्रोवाइड करना है, ठीक है, पोटेशियम सप्लीमेंट्स देने हैं, और उसके बाद प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि ORS जो है ना, 5 to 10 ml पर kg के अकॉर्डिंग हमें देना है। और जब भी वाटर स्टूल हो उसे रिप्लेस करना है ORS से। फिर मदर को ब्रेस्ट फीड के लिए इनकरेज करना है, एंड आफ्टर दैट फिर स्टार्ट करना है F75 फार्मूले को। स्टेप 4 में है ट्रीट एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। तो इसमें वही है कि हमें कॉमन जो भी इन्फेक्शन है तो उससे हमें बच्चे को प्रिवेंट करना है, जो भी बैक्टीरिया है उसको डिटेक्ट करवाना है, एंड इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है। ट्रीटमेंट में हमें उनसे पैरेंटल एम्पिसिलिन 50 mg पर kg पर डोज के अकॉर्डिंग 6 आवरली हम दे सकते हैं, और फिर ओरल अमोक्सिसिलिन दे सकते हैं 15 mg पर kg 8 आवरली 5 डेज़ के लिए, जेंटामाइसिन 7.5 mg पर kg वंस डेली फॉर 7 डेज़ के लिए, ताकि बच्चे को हम इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकें। स्टेप है करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंस है उसको करेक्ट करना, तो इसके लिए हमें पोटेशियम देना है 3 to 4 माइक्रो इक्विलिब्रियम पर kg पर डे फॉर 2 वीक्स के लिए, और इसको पहले 50% MgSO4 हमें IM देना है। उसके बाद हमें उसे देयरफॉर गिव एक्स्ट्रा मैग्नीशियम 0.8 to 1.2 माइक्रो इक्विलिब्रियम पर kg डेली हमें देना है। नेक्स्ट 6 स्टेप है करेक्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, जिसमें क्या करना है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो सप्लीमेंटेशन है, जैसे विटामिन A, C, D, E, B12, जिंक, आयरन, है ना, अकॉर्डिंग टू ये चार्ट दिया हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग से देने हैं। कॉपर, फोलेट 5 mg ऑन डे 1, देन 1 mg। 1 स्टेप है इनिशिएट रीफीडिंग। रीफीडिंग के लिए इनिशिएट करवाना है, तो इसके लिए मतलब फ्लूइड है F75 स्टार्ट करना है एवरी 2 आवरली। धीरे धीरे बच्चे की फीड बढ़ानी है। अचीव कैचअप ग्रोथ, इसमें क्या करना है कि बच्चे की जो फीड है वो धीरे धीरे बढ़ानी, जैसे F75 जो हम फार्मूला दे रहे थे, जिसको F100 में हमें F100 देना है, और धीरे धीरे कैलोरीज इनटेक भी हमें बच्चे की बढ़ानी है, ताकि जो ग्रोथ है वो मतलब ग्रोथ है वो बढ़ सके। 9 स्टेप है प्रोवाइड सेंसरी स्टिमुलेशन एंड इमोशनल सपोर्ट। बच्चे को एक स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट देना है, ब्रेन एक्टिविटी करवानी है, छोटी छोटी चीज़ों से प्ले करवाना है, ताकि बच्चों को इमोशनल सपोर्ट हो सके, और उनका जो सेंसरी डेवलपमेंट है, जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो हो सके। प्ले थेरेपी उनको 15 to 30 मिनट्स पर डे उनको करवानी है, जिससे बच्चे का सेंसरी डेवलपमेंट हो सके। एंड नेक्स्ट स्टेप 10 स्टेप लास्ट स्टेप प्रिपेयर फॉर फॉलोअप। एंड लास्ट क्या करना है, फॉलोअप करवाना है। क्राइटेरिया फॉर अ डिस्चार्ज बेबी, कब डिस्चार्ज करेंगे, जब बच्चा स्माइल कर रहा है, अलर्ट है, एक्टिव है, और फीडिंग को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, और वेट गेन कर रहा है 5 to 10 ग्राम पर डे, तब हम उस कंडीशन में बच्चे को डिस्चार्ज करेंगे।